हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ मेरे भाइयों आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की ज़ात हमारा दरूद शरीफ पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की जो वीडियो करने जा रहा हूँ, ये लोग कहते हैं झाड़ू जान नहीं छोड़ता, दूध नमकीन हो जाता है, जानवरों का दूध कम हो जाता है, जानवर को बार बार साड़ू होता है, कभी एक थन को हो जाता है, कभी दो थनों को हो जाता है। आखिर साड़ू क्यों होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है कि आपके जानवरों को साड़ू ना हो। दुनिया जहान की आपने सफाई की हुई है, हर चीज़ को आप मैनेज करते हो, साड़ू क्यों हो जाता है फिर भी, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज टिप्स दूंगा आपको कि साड़ू को आपने फार्म पे कैसे कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह साड़ू नहीं आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म्स पे मेस्टाइटिस जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें कुछ टिप्स दूंगा आपको, उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह साड़ू आपके फार्म के पास से भी नहीं गुजरेगा। सबसे पहला टिप ये है कि जानवर की खुराक याद रखिएगा। अगर खुराक में टॉक्सिन्स होंगे तो बार बार साड़ू का सामना करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि ये जो खुराक की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से साड़ू आता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता, जल्दी एंटीबायोटिक्स पे, इंजेक्शंस पे रिकवरी नहीं देता। आप टीके लगाते जाओगे, केस लंबा होता चला जाएगा, केसेस बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके फार्म पे साड़ू की मिकदार खासी बढ़ चुकी है, हमने एक फार्म देखा, वहां पर 35 जानवर मिल्किंग में थे और 35 में से 15 जानवर साड़ू में थे, ठीक है। और साड़ू जो है, एक केस ठीक होता है तो दूसरा आ गया, दूसरा ठीक हो गया तो 3 और आ गए, एक ठीक हुआ तो 4 और आ गए। केसेस बास ठीक भी नहीं हो रहे, लंबे चलते जा रहे हैं, तो फौरी तौर पे अपनी खुराक का आप टेस्ट करवाएं। एफ्लाटॉक्सिन का, डॉन का और जॉन का, इन 3 चीज़ों का टेस्ट करवाएं। आप देखेंगे आपको मसला यहीं पर मिलेगा। इस वजह से भी आपके जानवर बार बार साड़ू करते हैं। और ये साड़ू जो है, मैंने एक फार्म देखा, वहां पर खुराक की वजह से शदीद साड़ू में, मैंने बताया 15 जानवरों को साड़ू हुआ, वहां पर कई सारे थनों का नुकसान हो गया। तो बाद में खुराक चेंज की तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी उस फार्म पे खुराक अपनी बन रही है और साड़ू एक आध केस को ही है। जो पहले 15 केसेस थे वो एक केस पर आ गया। तो खुराक पे कंप्रोमाइज ना करें। हमारे यहाँ खुराक में जो गंदी आइटम्स हैं, जिनमें टॉक्सिन ज्यादा हैं, मैं गंदी तो नहीं कहूंगा, जिसमें टॉक्सिन ज्यादा हैं, टुकड़े हम डालते हैं फंगस वाले, टॉक्सिन ज्यादा हैं, बनोले की खल में टॉक्सिन ज्यादा हैं, ग्लूटेन के अंदर टॉक्सिन ज्यादा हैं। तो आपने जिन चीजों का इस्तेमाल करना है, उसमें ख्याल इस बात का रखना है कि खुराक साफ सुथरी हो। मकई जब खरीदें तो मकई का दाना खरीदें और देखें कि मक्की साफ होनी चाहिए। मक्की का दलिया किया हुआ मत खरीदें। जब मक्की का दलिया हो गया तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन सी ग्रेड की मक्की है। मक्की का हमेशा दाना खरीदें, साफ सुथरी खरीदें। याद रखिएगा, साफ सुथरी और अच्छी जो आपकी चीज़ आप जानवर को खरीद के डालेंगे, थोड़ी महंगी तो होगी लेकिन आपको प्रोडक्शन बेहतर मिलेगी, जानवर की सेहत ठीक होगी, जानवरों में बीमारियां कम आएगी, मेस्टाइटिस और मेडिसिन के खर्चे आपके कम हो जाएंगे। तो इसको आपने खसूसी तौर पे जो है कंट्रोल करना है, आपने याद रखिएगा। पहले नंबर पे आ गई जो खुराक। दूसरे नंबर पे आ गई जनाब, अब जानवर को हम मशीन पर ले गए हैं मिल्किंग करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि जानवर की आपने मिल्किंग कैसे करनी है। मिल्किंग के कुछ स्टेप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जानवर को मिल्किंग पर ले जाएं। जब जानवर को आप मिल्किंग पे ले गए तो वहां पे आपने सबसे पहले जानवर के हैवाने को पानी से अच्छी तरह साफ करना है। जो गोबर लगा हुआ है, जो मट्टी लगी हुई है, जो रेत लगी हुई है, जो गाबर लगी हुई है, उसको आपने अच्छी तरह वॉश आउट कर देना है। उसके बाद आपने टिश्यू लेके या कोई कपड़ा लेके, टॉवल लेके आपने थनों को खुश्क कर देना है। फिर तीसरे नंबर पे प्री टीट डिप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सेटअप्स में, पाकिस्तान में मौजूद 95% सेटअप्स में, ये जो प्री टीट डिप है, मिल्किंग करने से पहले जो दवाई थनों पे लगाई जाती है, ये ज्यादातर सेटअप्स में इस्तेमाल नहीं की जाती।
کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ مشین اپلائی کریں گے، مشین جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانور کی ملکنگ کرے گی، اور ملکنگ کرنے کے جب آپ اتار دیں تھن کو تو آپ نے پھر بھی اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے کہ حیوانہ نچڑ گیا، مکمل خالی ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے فارم پہ اس پریکٹس کو یقینی بنائیں کہ جب آپ فارم پہ جانور کو مشین لگانے لگیں تو اس سے پہلے جانور کے تھنوں سے 2-3 دھارے مار کے تسلی کر لیں کہ کسی قسم کی چھدی یا کوئی خون کا ٹکڑا، کوئی فلیکس تو نہیں آ رہے، کوئی میسٹائٹس کا ایشو تو نہیں ہے، فوری طور پہ چیک کر لیں۔ اب ملکنگ کرنے کے بعد جب تسلی ہو گئی کہ پورے کا پورا حیوانہ نچڑ گیا، اب آپ نے اس حیوانے کو دوائی لگانی ہے جس کو پوسٹ ٹیٹ ڈپ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ میں سے کہتے ہیں کہ پوسٹ ٹیٹ ڈپ کا فارمولا دے دیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خود بنانے کی بجائے مارکیٹ سے لے لیں، امپورٹڈ ان کا ریزلٹ بہتر ہے، تھن زیادہ قیمتی ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب ایک بات کا قابل غور ہے یہاں پہ کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ملکنگ ہو جائے تو اس کے فوری بعد جب جانور شیڈ میں جائے تو اس کے آگے فیڈ لگی ہونی چاہیے، فیڈ اس کے آگے پڑی ہونی چاہیے، کیونکہ جب جانور کے تھنوں سے آپ دودھ نکال لیتے ہو تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ تھن کا منہ کھلا رہتا ہے، اور تو وہاں سے میسٹائٹس کے ساڑو کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے جانور ملکنگ کے بعد اپنے شیڈ میں آئے گا، آدھا پونا گھنٹہ اس کو کھڑے ہو کے کھانا ہے، تو فوری طور پہ اس کے آگے فیڈ موجود ہونی چاہیے۔ جب وہ کھڑے ہو کے کھائے گا تو آدھے گھنٹے میں اس کے تھن کا جو سٹیٹ RFS ہے وہ بند ہو جائے گا، تو میسٹائٹس سے وہ بچ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو فیڈ کو ملکنگ کے ٹائم پہ ڈالتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اس پریکٹس کو آہستہ آہستہ ختم کریں، فوری ختم کریں گے تو جانور دودھ کم کر جائے گا، آہستہ آہستہ ختم کریں کہ جانور ملکنگ کے بعد جب شیڈ میں جائے تو آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ فیڈنگ پہ ٹائم گزارے۔ کچھ لوگ جو بفلو کی ملکنگ کرتے ہیں، بفلو کے اندر ٹرینڈ ہے کہ پہلے بفلو کو باندھا جاتا ہے، پھر اس کو خوراک ڈالی جاتی ہے، پھر لائن کے اندر ملکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایک والے کے پاس 12 13 15 بھینسیں ہوتی ہیں، پھر وہ ونگا لگاتا ہے، پھر وہ ملکنگ کرتا ہے۔ تو پہلی بھینس تو ملکنگ کے بعد کوئی 15-20 منٹ کھاتی رہتی ہے، لیکن جب وہ ملکنگ کرتا کرتا آخری بھینس کے پاس پہنچتا ہے تو تب تک وہ اپنی خوراک کھا چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ملکنگ کرو گے کڑپ کر کے وہ نیچے بیٹھے گی۔ کوشش کریں کہ جس جانور کی ملکنگ کریں ساتھ ہی اس کو، بفلو کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ سے جس کی ملکنگ کرے ساتھ ہی اس کو خوراک اسی ٹائم پہ ڈالیں۔ آپ کو ملکنگ کرنے میں 8 سے 9 منٹ لگیں گے، تو اس کے بعد 10-15 منٹ وہ مزید کھاتی رہے گی، تو اس سے انشاءاللہ میسٹائٹس کنٹرول کرنے میں آپ کو افاقہ ہوگا۔ وہ لوگ جو بھینسوں کو تالاب میں چھوڑتے ہیں، ملکنگ کرنے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے بھینسوں کو تالاب میں نہیں چھوڑنا، اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے آپ نے، ورنہ آپ کو ساڑو کے کیس آتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے، ملکنگ بھی آپ نے اچھے سے کر لی، خوراک بھی آپ نے اچھے سے دے لی، اب آپ کا کام ہے مشین کی صفائی کرنا۔ یہاں پہ میرے ایک فارمر ہیں، مجھے کہتے ہیں میں مشین کو بہت اچھے سے صاف کرتا ہوں لیکن مجھے ساڑو بھی میرا کنٹرول ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسے صاف کرتے ہو؟ تو انویسٹیگیشن پہ پتا لگا کہ وہ جناب علی کو سرف سے دھو رہا ہے، کوئی ٹوائلٹ سوپ سے جو ہے جناب علی وہ مشین کو واش کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو مشین کو صاف کرنے کے لیے باقاعدہ مارکیٹ میں ایسڈ اور الکلی اویلیبل ہے، ہر ملکنگ کے بعد آپ نے صفائی کرنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلے 15 منٹ کے لیے مشین میں گرم پانی جس کا ٹیمپریچر کم از کم 70 سے اوپر ہو، وہ آپ نے 15 منٹ مشین کے اندر چلانا ہے۔ اس کے بعد الکلی والا پانی 15 منٹ مشین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، پھر اینڈ پہ پھر دوبارہ گرم صاف پانی سے 15 منٹ کے لیے مشین کو صاف کرنا ہے۔ یہ 45 منٹ کا پروسیجر ہوگا۔ 2 دفعہ آپ الکلی سے صاف کریں گے اور تیسری دفعہ آپ ایسڈ سے واش کریں گے۔ اگر آپ 2 دفعہ دن میں چوائی کرتے ہیں تو صبح کی چوائی جو ہے وہ آپ الکلی سے صاف کریں گے، شام کی چوائی پھر الکلی سے صاف کریں گے، اگلے دن جب آپ کا صبح چڑھے گی تو پھر آپ ایسڈ سے واش کریں گے۔ اگر آپ دن میں 3 دفعہ ملکنگ کرتے ہیں تو صبح دوپہر کی صفائی آپ الکلی سے کریں گے، رات کی مشین ملکنگ کی صفائی جو ہے آپ ایسڈ سے کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے مشین کو صاف کرنے کا، اس سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں میں ساڑو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور مشین کا جو کپ ہوتا ہے، ٹیٹ کپ جو ہوتا ہے، جب آپ اس کے اندر جو ربڑ لگی ہوتی ہے جس کو ٹیٹ کپ لائنر بولتے ہیں،
याद रखिएगा 2500 मिल्किंग के बाद इसको तब्दील करना बहुत जरूरी है, वरना आपके जानवरों के थनों में साड़ू भी आएगा, क्रैक्स भी आ सकते हैं, इंजरी भी आ सकती है। हमारे यहाँ तब तक लाइनर चेंज नहीं करते जब तक वो फट ना जाए। तो भाई इसको फौरी तौर पे आपने जैसे ही जानवरों के अंदर 2500 मिल्किंग हो जाए इसको चेंज कर दें, फौरी तौर पे रिप्लेस कर दें। अगला स्टेप ये है कि जो आपने मेस्टाइटिस कंट्रोल करने के लिए करना है, आपकी सफाई, जिस जगह पे जानवर बैठता है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और शदीद तौर पे आपने उसको साफ रखना है। ठीक है, जितनी सफाई कर लेंगे उतना ही बेहतर है। अगला स्टेप है आपने हर 15 दिन बाद अपने फार्म पे जानवरों का सर्फ टेस्ट करना है। याद रखिएगा मिल्किंग से पहले थनों की जो धारें मारनी है वो आपने हर मिल्किंग पे मारनी है। अब सर्फ टेस्ट क्या है, 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी में जो सर्फ एक्सेल का पैकेट आता है 10 रुपए वाला, पहले तो 10 रुपए का था, आप पता नहीं कितने का है, छोटा जो साशे होता है उसको पानी के अंदर मिक्स कर लें। अब ये पानी का सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो गया। 1 कप में आपने दूध लेना है, जितना दूध लेना है उतना ही सर्फ वाला पानी बीच में डालना है। अब इसको अच्छी तरह हिलाएं, मिक्स करें। 1 मिनट के बाद देखें, अगर इसमें जेली बन जाए या ये गाढ़ा हो जाए तो आपके जानवर को साड़ू है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर आपका जानवर क्लियर है। तो ये 15 दिन के बाद आपने सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट जो है ये लाजमी करना है। इससे इंशाअल्लाह आपका जानवर जो है टाइम पर जो पकड़ा जाए सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में, वो बाद में ज्यादा मसाइल उसमें नहीं आते। अक्सर आप ये करके देखेगा आपके शेड्स में अक्सर जानवरों को सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होगा जो जानवर को अंदर से खाता है, स्लोली दूध कम करता है, पता ही नहीं चलता। तो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, जिसको मख्फी साड़ू भी कहते हैं, खुफिया साड़ू भी कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जानवर को खाता जाता है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खुराक में जानवर के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो लाजमी दें ताकि जानवर का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। और वो जानवर जिनके नीचे दूध ज्यादा है उनकी 3 टाइम मिल्किंग करें। इससे भी इंशाअल्लाह साड़ू आपका कंट्रोल होगा और आपका जानवर जो है बेहतर से परफॉर्म करेगा। जब जानवर को खुश्क करने लगे तब भी खुश्क करने से पहले सर्फ टेस्ट करके देखें, तसल्ली करें कि इसको साड़ू नहीं है। फिर इसको ट्यूब आपने डालनी है और उसके बाद भी 1 हफ्ता हिवाने पर नजर रखनी है, ट्यूब डालने के बाद भी, कि आया हिवाना ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, रेड तो नहीं हो रहा, पेनफुल तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके जानवर को साड़ू कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। और सबसे बड़ी बात, जब साड़ू आ जाए तो भाई मेरे ये जो हमारे आम रूटीन है कि दाढ़ा मिर्चें दे दो, लहसुन की खीर दे दो, भाई दो, बिल्कुल दो, हम मना नहीं करते, साथ में इंजेक्शन भी लगवा दो। इंशाल्लाह इससे क्या होगा, जानवर जल्दी रिकवरी देगा। ये अमूमी तौर पे जब साड़ू के नतीजे में थन कम हो जाते हैं, दूध कम हो जाता है, थन मर जाते हैं। याद रखिएगा अगर आप 2 प्रोंग्स अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, लहसुन की खीर बहुत अच्छी है, देनी चाहिए, आप दें, उसके साथ में इंजेक्शन भी लगा दें, उसके साथ में थन में दवाई भी डाल दें, चढ़ाई कर दें, थन इंशाल्लाह जाया नहीं होगा, जानवर बेहतर हो जाएगा। अगर अल्लाह ना करे आपके जानवर को कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस आ जाए या जिसको हम टॉक्सिक मेस्टाइटिस कहते हैं, उसमें से बीमारी भी जानवर को आती है, खाना पीना भी छोड़ देता है, थन का राह भी चला जाता है, एक्सपायरी भी समटाइम हो जाती है। अल्लाह उससे बचाए हमारे और आपके जानवरों को। जो आपको टिप्स दिए हैं इन पे काम करें। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।